नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ स्वीटी श्याम और आप देख रहे हैं हिमाचल अभी तक। आमना सामना के इस खास शो में आज हमारे साथ मौजूद है मंडी क्षेत्र से ताल्लुक रखने वाले एनके पंडित जी। आपने स्नातक की शिक्षा राजकीय महाविद्यालय बिलासपुर से उत्तीर्ण की। शुरुआती दौर के अंतर्गत नगर संवाददाता मंडी दिव्य हिमाचल अखबार में भी आपने काम किया। उसके पश्चात 2005-2006 में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली और इसके बाद 2020 में आप आम आदमी पार्टी के मीडिया प्रभारी बने और अपनी सेवाएं प्रदान की। लेकिन मई 2021 को आपने आम आदमी पार्टी से त्यागपत्र दे दिया और जून 2021 में आपने पुनः कांग्रेस में वापसी कर ली। वर्तमान समय के अंतर्गत आप राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस पार्टी में प्रदेश सह मीडिया इंचार्ज और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में जिला मीडिया प्रभारी के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। 2003 में आपने आजाद उम्मीदवार के तौर पर जेपी नड्डा जी के खिलाफ बिलासपुर से भी चुनाव लड़ा था। आपका हिमाचल अभी तक में आने आपका स्वागत करता है। सर, सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि आप वर्तमान में राहुल प्रियंका गांधी और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में कार्य कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को यही बताएं कि यह संगठन किस तरह से कार्य करता है और जो ये संगठन है कांग्रेस पार्टी को मजबूत करने में और किस तरह से भूमिका निभाते हैं। जैसे मैं आपको दर्शकों की जानकारी वास्ते बताना चाहता हूं कि राजीव गांधी पंचायती राज संगठन काफी वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहा है और कांग्रेस पार्टी का एक अग्रणी संगठन के रूप में अपना कार्य करता है। जैसे कांग्रेस पार्टी के अग्रणी संगठनों में छात्र संघ में एनएसयूआई है, कांग्रेस सेवा दल है, महिला कांग्रेस है, इंटक है और दूसरे अन्य कई संगठन कांग्रेस पार्टी के जैसे पंचायती राज राजीव गांधी भी एक अग्रणी संगठन के ऊपर जो है कार्य करता है। और पंचायती राज सिस्टम राजीव गांधी के जो काम करने का तरीका है, जैसा कि आपके दर्शकों को मालूम ही होगा कि 3 टायर सिस्टम है। 3 टायर सिस्टम मीन्स कि सबसे ज्यादा जो शक्ति है वो मैं चाहता हूं कि प्रदेश की जो गवर्नमेंट है केरल की तर्ज पर 40% बजट का जो है पंचायती राज सेवाओं की शक्तियों के ऊपर लगाया जाए। और जिस तरह वर्तमान सरकार इस बजट को फाइनेंशियली पावर को स्नैच कर रही है वो किसी भी तरह से उचित नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि जैसे माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश अपना बजट की घोषणा करते हैं मार्च एंड में, तो उस दौरान 40% बजट जो है वो पंचायती राज शक्तियों को जो है डायरेक्ट दिया जाए, उनकी पावर को स्नैच ना किया जाए। क्योंकि 3 टायर सिस्टम में आपको जैसे मालूम ही है, क्योंकि इसमें सबसे फर्स्ट तौर पे अगर देखा जाए तो ग्राम पंचायत के जो प्रधान हैं वो आते हैं। सेकंड टायर की तुलना में बीडीसी से करूंगा, थर्ड टायर की तुलना में जिला परिषद से करूंगा। तो 3 टायर सिस्टम हमारा अगर मजबूत रहेगा तो नेचुरली आने वाला जो ग्रामीण क्षेत्रों में विकास है वो बड़ी तेजी से होगा, इसमें कोई शक नहीं है। जी सर, हमने आपके परिचय में जाना, जहां तक हमने जाना कि आपने 2020 में आम आदमी पार्टी के जो है मीडिया प्रभारी आप रह चुके हैं। तो ऐसी कौन सी परिस्थितियां बन गई कि आपने आम आदमी पार्टी से इस्तीफा दे दिया और कांग्रेस पार्टी में आप शामिल हो गए। देखिए, हर पार्टी का अपना कार्य करने का राजनीतिक अलग मतलब होता है। आम आदमी पार्टी में भी मैंने काम किया, पार्टी ने जो मुझे दायित्व सौंपा, जिम्मेवारी दी गई, उस पे मैं लगातार मीडिया बंधुओं के संपर्क से हर मुद्दे को उठाता रहा। फिर उसके बाद आम आदमी पार्टी का जैसे कि आपको मालूम है कि नगर निगम के चुनाव जो हमने लड़े थे वहां जो है अच्छा रिजल्ट जिसको कह सकते हैं नहीं आया, क्योंकि बहुत ही कम मात्रा में वोट पड़े, 3, 5, 7, 9, 16, 23, 150। इससे
जो मेरे कार्यकर्ता थे और जो मेरे और राजनीतिक सलाहकार थे, उनसे चर्चा करने के बाद मैंने पुनः कांग्रेस में घर वापसी कर ली, क्योंकि आने वाला जो समय है 2022 में, अब प्रदेश सरकार से हर वर्ग, हर तबके के लोग दुखी हैं, तो इसलिए आने वाला फ्यूचर जो है हर प्रदेशवासियों की नजरें अब कांग्रेस पार्टी के ऊपर टिकी है। इसीलिए मैंने कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की है और कांग्रेस पार्टी ने मेरे ऊपर विश्वास करके जो राहुल प्रियंका गांधी सेना कांग्रेस पार्टी का जो दायित्व पूरे हिमाचल प्रदेश का सह मीडिया प्रभारी इंचार्ज के रूप में दिया है, मैं कोशिश करूंगा उस पर भी खरा उतरने की कोशिश करूंगा और राजीव गांधी पंचायती राज संगठन में तो जिला का दायित्व मैं बड़ी बेखूबी से निभाऊंगा। जी, आपने यहाँ बात की कि आपने कांग्रेस पार्टी क्यों ज्वाइन की, पर आप जो है मंडी क्षेत्र से ताल्लुक रखते हैं, तो मंडी लोकसभा के अभी जो है उपचुनाव होने वाले हैं, तो ऐसे में कांग्रेस कैसे जयराम ठाकुर से सीधा मुकाबला कर पाएगी? क्योंकि जयराम ठाकुर जी वो उनका भी वो गृह जिला है, तो उनकी वो किस तरह की रणनीति जो है आप उनके खिलाफ चुनावों में अपनाएंगे? देखिए, जहां तक माननीय मुख्यमंत्री श्री जयराम जी का सवाल है, तो आपको पता है कि वो आजकल बेरोजगारी हो चाहे महंगाई हो, इस मुद्दे पर सभी प्रदेशवासी या देशवासी भाजपा की सरकार से नाराज हैं और सबकी नजरें कांग्रेस पार्टी की ओर टकटकी लगा के देख रही है। और कांग्रेस के जो जितने भी अग्रणी संगठन है, महिला कांग्रेस, एनएसयूआई छात्र संगठन, राजीव गांधी पंचायती राज संगठन, इंटक और दूसरे अन्य संगठन, सभी जो है रणनीति तैयार कर रहे हैं। आज भी हमारी नेर चौक में मीटिंग हुई है, जिसमें पूर्व मंत्री कांग्रेस जिला के प्रधान प्रकाश चौधरी जी की अध्यक्षता में हुई है। तो कार्यकर्ताओं को टिप्स दिए जा रहे हैं, बूथ स्तर पे कमेटियों का गठन किया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री से तो हम प्रश्न करते हैं कि संविधान का जो 72वां और 73वां संशोधन है, राजीव गांधी पंचायती राज पूरे जोर से मांग करता है कि आप केरल राज्य की तरह 40% बजट यहाँ भी दीजिए और उनकी शक्तियों को मत स्नैच कीजिए। और मुख्यमंत्री जी का तो आपको पता है कि जैसे कि दर्शकों भी, सभी दर्शकों को पता है, मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि अगर मुख्यमंत्री मंडी जिले में भी जगह जगह हेलीपैड बना रहे हैं, तो मैं प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि उस हेलीपैड का आम पब्लिक, आम जनता को क्या फायदा है? वो तो अपने ऐशो आराम के लिए हेलीकॉप्टर टैक्सी की तरह घुमाए रखते हैं। पिकनिक हो रही, सड़कों की हालत आप देख रहे हैं। जरा मैं तो माननीय मुख्यमंत्री जी को सलाह देना चाहता हूँ कि सड़क में पांव रखिए, लोगों की हकीकत को समझिए। आपने भी जनता के बीच में जाना है। कुछ निर्णय आप ऐसे ले रहे हैं जो उचित नहीं है। क्या मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से एक प्रश्न करना चाहता हूं कि जहां जहां लोकसभा का, जैसे मंडी में उपचुनाव है, हमारे कोटखाई में विधानसभा का उपचुनाव है, अर्की विधानसभा क्षेत्र में उपचुनाव है, कांगड़ा की एक सीट के ऊपर उपचुनाव है, तो क्या माननीय मुख्यमंत्री जी वहीं पे तहसील, वहीं पे बीडीओ कार्यालय, वहीं पे अदर ऑफिस खोलने जा रहे हैं जहां पे उपचुनाव है? और जगह क्यों नहीं विकास होता? तो विकास तो पूरे हिमाचल का होना चाहिए और कांग्रेस पार्टी रणनीति के तहत काम कर रही है। निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है बीजेपी को पटकनी देके सरकार का गठन करेगी और माननीय मुख्यमंत्री जी बजट को देख के घोषणा करें, क्योंकि आने वाला समय याद रख लीजिएगा कांग्रेस पार्टी का ही होगा। जी जी एनके जी, आपने यहाँ पे भाजपा की बात की, कांग्रेस की बात की। हालांकि भाजपा से पहले यहाँ पे कांग्रेस की सरकार है हिमाचल प्रदेश के अंदर, और जहां तक अभी देखा जा रहा है हिमाचल प्रदेश के अंदर न केवल भाजपा बल्कि कांग्रेस और इसके साथ साथ सीपीआई भी यहाँ पे कार्य करती है। और अभी अभी जो है आम आदमी पार्टी को भी हम हिमाचल प्रदेश के अंदर जो है कार्य करता हुआ देख रहे हैं। तो आप आम आदमी पार्टी का हिमाचल प्रदेश के अंदर किस तरह का भविष्य देखते हैं? देखिए, अगर हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी को कोई राजनीतिक फायदा नहीं मिलेगा। वो इसलिए नहीं मिलेगा कि हिमाचल प्रदेश में किसी प्रकार के कोई मुद्दे की कमी नहीं है। मुद्दे बहुत हैं, पब्लिक नाराज है। मुद्दे उठाने के लिए आम आदमी पार्टी के पास, मैं तो एक ही बात करूंगा कि उनके पास कोई लीडर नहीं है जो मुद्दे उठा सके, जो आगे बढ़ सके। आम आदमी पार्टी के पास सिर्फ लीडर्स की कमी है। अगर कोई नेता अच्छा आए, आगे मुद्दे उठाए,
तो उसके ऊपर विचार होता है। यहाँ पे तो ऐसा लीडर मुझे को आम आदमी पार्टी में हिमाचल प्रदेश के अंदर कोई नजर नहीं आता जो इस प्रकार के मुद्दे उठा सके। बाकी नगर निगम में आम आदमी पार्टी को रिजल्ट मिल गया, तो मैं तो यही उम्मीद कर रहा हूँ कि आने वाली विधानसभा में तो आम आदमी पार्टी से हमारा कोई मुकाबला नहीं है। आम आदमी पार्टी किसी रेस में नहीं है, हमारा मुकाबला डायरेक्ट भारतीय जनता पार्टी से ही होगा। तो जी एन के पंडित जी, आप यहाँ डायरेक्टली बीजेपी से पूरा मुकाबला करने के मूड में लग रहे हैं। तो आपने यहाँ पे मुद्दे की बात की, तो अगर हम देखें तो मंडी में हालांकि अभी एक इशू उठा है कि जो भाजपा सरकार है वो स्कूल को तोड़कर वहां पे जो है शॉपिंग मॉल और पार्किंग का निर्माण करने जा रही है। तो क्या इस निर्णय में कांग्रेस भी उन भाजपा के साथ सहमत तो नहीं है इस निर्णय में? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मंडी में क्लियर कर दिया था, जैसा कि शिमला ग्रामीण के विधायक राजा विक्रमादित्य जी से भी लोग मिले, तो कांग्रेस पार्टी ने अपनी स्थिति और स्टैंड क्लियर कर दिया है कि कांग्रेस पार्टी का यही मानना है कि ऐसा एनके नहीं जी, होना। मैं आपकी आवाज को स्पष्ट नहीं सुन पा रही हूँ। दर्शकों से निवेदन रहेगा कि वो कोई बता दे कि क्या आप भी आवाज को नहीं सुन पा रहे हैं स्पष्ट तौर पर। एनके जी, आप दोबारा अपनी बात रखें। जहां तक भारतीय जनता पार्टी ने मंडी शहर में जो यू ब्लॉक स्कूल है, बहुत ही पुराना हमारा शिक्षा का संस्थान है, जहां से बहुत शिक्षा ग्रहण करके बड़े बड़े नेता डॉक्टर इंजीनियर बने हैं। तो अगर भारतीय जनता पार्टी ने कोई ऐसा काम करना ही है कि वहां पे कोई शॉपिंग मॉल बनाना है, कोई पार्किंग बनानी है, तो शहर से बाहर भी कहीं किया जा सकता है। ये कौन सा ऐसा गवर्नमेंट को क्या मजबूरी पड़ गई है कि वो शहर के अंदर, इससे तो और भीड़ बढ़ेगी। जब शॉपिंग मॉल होगा, शहर में पहले भीड़ है और लोग गाड़ियों में आएंगे और लोग वो चलें, तो इससे भीड़ बढ़ेगी। जनता का कोई हित इसमें होने वाला नहीं है। अगर ऐसा कोई पार्किंग ही बनानी है तो शहर से दूर बनाई जाए। इसका तो भारतीय जनता पार्टी के जो विधायक हैं मंडी सदर के अनिल शर्मा जी, उन्होंने भी खुले तौर पर विरोध किया है। उन्होंने बोला है कि मैंने मुख्यमंत्री जी को बताया है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तो सरकार अपनी जिद पे अड़ी है। पर लेकिन अब स्कूल यू ब्लॉक के जो बच्चे हैं, अभिभावक है, वो हमारे संपर्क में हैं, हमसे रोज वो मिल रहे हैं, तो हम 1 या 2 दिन में इस इशूज को और आगे बढ़ाएंगे, उठाएंगे और आगे सरकार को दबाव बनाएंगे कि सरकार इस निर्णय को बदले। जी, तो आपको कहीं न कहीं लगता है कि ये सरकार का जो निर्णय है वो गलत है और आप इस पे अपनी आवाज़ भी उठा रहे हैं। तो जहाँ तक हम देखते हैं जो मंडी लोकसभा क्षेत्र है उनमें इन दिनों जिस तरह से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जी शिलान्यास कर रहे हैं और घोषणाएँ कर रहे हैं, चाहे वो मंडी का क्षेत्र हो, शिमला का हो, कुल्लू या लाहौल स्पीति का क्षेत्र हो, खासकर जो क्षेत्र जो है मंडी लोकसभा के अंतर्गत आते हैं, उन क्षेत्रों के अंतर्गत जो है करोड़ों के शिलान्यास मुख्यमंत्री जी द्वारा किए जा रहे हैं। तो इससे तो यही लगता है कि कांग्रेस पार्टी के लिए मंडी लोकसभा के उपचुनाव की राह जो है काफी मुश्किल होने जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री जी बहुत जोरों शोरों से अपना काम कर रहे हैं। देखिए, जो पब्लिक है वो सब जानती है, जनता को इस चीज का जी। पूरा इल्म है, पूरी जानकारी है कि भारतीय जनता पार्टी और जो प्रदेश के मुखिया हैं श्री जयराम ठाकुर जी, मैंने तो पहले भी प्रश्न किया है कि जहां जहां उपचुनाव हो रहे हैं वहीं वहीं शिलान्यास क्यों हो रहे हैं और उससे क्या मतलब वो हासिल करना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी ने गंभीर रणनीति बनाई है और इस चुनाव को बड़ी गंभीरता से लिया है और कोई भी कांग्रेस पार्टी हाई कमान जिस प्रत्याशी को टिकट की घोषणा करेगी पूरी पार्टी इसके साथ चलेगी। प्रदेश सरकार की जो नाकामियां हैं, कारगुजारियां हैं, उनको जनता के बीच में लाएगी और हम इस चुनाव को भारतीय जनता पार्टी से छीन कर रहेंगे और उनको उनकी असलियत का पता चल जाएगा कि कांग्रेस पार्टी के अंदर आज भी उतना ही दम है जितना पहले है। माननीय मुख्यमंत्री विपक्ष को कमजोर कह के या उनकी आवाज को दबाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो कतई उचित नहीं है। माननीय मुख्यमंत्री, आप भी विपक्ष में होंगे कल को। अब अगर नेशनल लेवल की बात करें तो आपको याद होगा भारतीय जनता पार्टी के पूरे देश के अंदर 2 सांसद बने थे, अटल बिहारी वाजपेयी और लाल कृष्ण आडवाणी। तब भी कांग्रेस जी। पार्टी ने सराहना की है। तो मुख्यमंत्री जी को खुद पता चल जाएगा कि उनकी लोकप्रियता कितनी है।
आज हर वर्ग उनसे जो है वो तंग आ चुका है। जी तो मतलब क्या मंडी की जनता नहीं चाहेगी कि उनका मुख्यमंत्री भी मंडी से ही है और आने वाला सांसद भी हो वो भी मंडी से ही हो? जनता भी तो यही चाहेगी। देखिए, इससे पहले भी जनता ने 3 सालों में देख लिया कि मंडी का मुख्यमंत्री है तो क्या काम किए हैं। मैं तो मुख्यमंत्री जी से प्रश्न भी करूंगा और मैं मुख्यमंत्री से मांग करता हूं कि जो आपका बजट है, जितना आप बजट विधानसभा क्षेत्र वाइज डिस्ट्रीब्यूट होता है उतना आप नहीं कर पाते। आपने तो सिर्फ सारा बजट का 80% सराज विधानसभा क्षेत्र और धर्मपुर विधानसभा क्षेत्र में लगाया है। मंडी सदर में भी अनिल शर्मा जी भाजपा के विधायक यही रोना रो रहे हैं कि हमें जो कोई पैसे नहीं मिलते हैं, कोई बजट नहीं आ रहा है, कोई योजनाएं सिरे नहीं चढ़ रही है। मुख्यमंत्री जी ने तो मंडी कि सदर विधानसभा क्षेत्र के लिए एक प्राइमरी स्कूल तक नहीं दिया है, तो वो तो उनके ही मंत्री, उनके ही विधायक उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं। तो पहले तो वो अपने विधायक की बात मानो और विकास कराओ, उसके बाद जो है वो पब्लिक उनको खुद जवाब दे देगी। ऐसा कोई भी मुझे तो काम नजर नहीं आया मुख्यमंत्री का कि उन्होंने सराज और धर्मपुर को छोड़ के कहीं भी काम किया हो। तो ये तो सब जनता देख रही है, जनता आने वाले समय में इनको उचित जवाब देगी। जी यहाँ पे जनता की बात है तो अगर हम देखें हाल ही में जो सेब का सीजन चला है तो ऐसे में जो सेब की जो कीमत है वो मतलब बहुत ज्यादा घट गई है, उसमें दामों में काफी गिरावट आ चुकी है। तो सेब बागवानों के मुद्दे पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है और क्या आप चाहते हैं कि जो हाल ही में राकेश टिकैत जी अभी शिमला के दौरे पर है, शिमला आए हुए हैं और वो बागवानों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, तो आपको कहाँ तक लगता है कि जो बागवानों का राकेश टिकैत जी प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो सही है? देखिए, हिमाचल प्रदेश के किसान और बागवान इतने सक्षम हैं कि वो अपनी आवाज खुद उठा सकें और कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश के किसान बागवानों के साथ खड़ी है। जैसा कि आप सभी मीडिया बंधुओं ने देखा होगा कि हमारे हिमाचल प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष कुलदीप राठौर जी शिमला, राजधानी शिमला में धरने में बागवानों के लिए बैठे हुए हैं। तो और बड़ी हैरत की बात है कि प्रदेश के जो बागवानी मंत्री है उनकी तरफ से कोई भी किसानों की राहत वाला कोई बयान नहीं आ रहा है, ना ही वो कोई किसानों के पक्ष में बयान दे रहे हैं। तो इस विचार से तो माननीय बागवानी मंत्री जो हिमाचल सरकार में है उनको तो किसानों के पक्ष में आके खड़े होना चाहिए था। मुझे लगता है कि हिमाचल प्रदेश की भाजपा सरकार को किसानों और बागवानों के वोट नहीं चाहिए, इसीलिए वो उनकी अनदेखी कर रही है। और प्राइवेटेशन करेंगे, निजी संपत्तियों को बेचेंगे, उसका हसर यही होगा। अब यहाँ भी ऐसा ही होगा कि जैसे बागवानों में किसानों ने जितना भी प्राइवेट हाथों में काम सौंप रहे हैं, आज एक स्कूल में एक टीचर भी होगा वो 70,000 65,000 सैलरी ले रहा है, जबकि अगर वो ही किसी प्राइवेट को सौंप देंगे तो 10,000 पे नौकरी, सैलरी पे नौकरी देगा। तो प्राइवेट कहाँ तक निजीकरण जो है वो करना उचित नहीं है। फिर माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं भाई कांग्रेस पार्टी ने 70 साल में क्या किया। अरे जो हमने किया, जो कांग्रेस पार्टी ने एक असेस्ट बनाए हैं उनको ही तो आप सेल कर रहे हैं। और किस चीज को सेल कर रहे हैं आप? जो असेस्ट बने हैं उसको बेच रहे हैं। तो इसलिए जनता को सब पता है, जनता चुनावी मूड में है और जनता जरूर भारतीय जनता पार्टी को सबक सिखाएगी। जी जनता जो है फुल चुनावी मूड में है और आप भी फुल चुनावी मूड में लग रहे हैं फिलहाल। तो आपको क्या लगता है कि इस जो उपचुनाव अभी जो होने जा रहा है तो इसमें कांग्रेस के लिए जो सबसे मजबूत चेहरा क्या वो ठाकुर कौल सिंह जी का रहेगा या फिर रानी प्रतिभा सिंह जी का? देखिए, जहां तक उम्मीदवार की बात है तो अभी तक हमें सूचना मिली थी 16 अगस्त को पहले माननीय मुख्यमंत्री जी चुनावों की घोषणा करेंगे। पर पता नहीं मुख्यमंत्री जी क्यों घबरा रहे हैं, क्यों नहीं चुनावों की उपचुनावों की घोषणा कर रहे हैं। वो डेट को आगे से आगे बढ़ाना चाहते हैं ताकि शिलान्यास कर सकें और टॉफियों की तरह दफ्तर खोलने का ऐलान कर सकें। तो ऐसे बांटने से कुछ नहीं होगा। तो मुख्यमंत्री आपको एक ना एक दिन तो उपचुनाव कराना ही पड़ेगा। तो कल करे सो आज, जी आज करे सो अब। तो देर किस बात की है? कांग्रेस पार्टी तैयार बैठी है कि आप चुनाव कराइए, हम रेडी हैं।
रही बात उम्मीदवार की, जैसे आपने प्रश्न किया, तो मैं इसमें स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी की रणनीति के अनुसार कांग्रेस पार्टी के जो हाई कमान है, जिसको भी आदेश करेंगे, चाहे माननीय पूर्व मंत्री कौल सिंह ठाकुर जी होंगे, आश्रय शर्मा जी होंगे, रानी प्रतिभा जी होंगे, जिस भी व्यक्ति को कांग्रेस पार्टी हाईकमान टिकट फाइनल कर देगी, कांग्रेस के तमाम संगठन उसके साथ चलेंगे और उस पार्टी के उम्मीदवार की जीत को निश्चित करने के लिए रात दिन मेहनत करेंगे। और हम तो एकजुट हैं, जहां भी सरकार जिसको भी चाहे उसको कर देंगे। जहां तक भाजपा का प्रश्न है, उनके पास तो ना कोई नीति है, ना कोई उनकी नीयत साफ है। मुझे नहीं लगता उनकी नीयत साफ हो, और उनके तो मुख्यमंत्री के दावेदार भी बहुत हैं। मैं तो माननीय मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश जयराम जी को बोलना चाहता हूं कि आप तो एक एक्सीडेंटल सीएम हो। अगर सुजानपुर से विधायक राजेंद्र राणा जी कांग्रेस पार्टी के हैं, जिन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल जी को हराया, अगर वो धूमल जी को नहीं हराते तो आप तो मुख्यमंत्री नहीं बन पाते, आप तो एक एक्सीडेंटल मुख्यमंत्री हैं। और आपकी पार्टी में भी अनुराग जी आए थे, तो अनुराग ठाकुर हिमाचल का मुख्यमंत्री कैसा हो, अनुराग ठाकुर जैसा हो, श्रेयान नारे लगे गए। तो भारतीय जनता पार्टी में तो बहुत सारे मुख्यमंत्री है। अनुराग ठाकुर जी मुख्यमंत्री हैं, जेपी नड्डा जी मुख्यमंत्री है, जयराम ठाकुर जी मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी का वही मुख्यमंत्री बनेगा जिसको जीते हुए विधायक अपनी सहमति देंगे। जी, आपने बात की मुख्यमंत्री के दावेदारों की, तो इस तरह तो कांग्रेस में भी काफ़ी ऐसे दावेदार हैं जो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नज़र लगाए बैठे हैं। क्योंकि जो हिमाचल प्रदेश की सबसे बड़ी शख्सियत राजा वीरभद्र सिंह जी थे, जो अब हमारे बीच में नहीं हैं। तो पर उनके जो परिवार से शिमला ग्रामीण के जो विधानसभा है, उसमें श्री विक्रमादित्य सिंह जी को पार्टी 2022 के चुनावों में क्या घोषित कर सकती है मुख्यमंत्री, या फिर किसी नए चेहरे को नए चेहरे या फिर फैमिली से बाहर से कोई मुख्यमंत्री होगा, क्योंकि बहुत सारे दावेदार कांग्रेस पार्टी से भी मौजूद हैं। देखिए, राजा वीरभद्र सिंह जी हमारे बीच में तो नहीं रहे, पर लेकिन हिमाचल की जनता उनको अभी भी अपने दिल में ही बसाए हुए हैं। हिमाचल की जी। जनता उनको कभी नहीं भूलेंगे, वो क्योंकि वो विकास का मसीह है। और उसका क्रेडिट जरूर शिमला ग्रामीण के विधायक विक्रमादित्य जी को मिलेगा, क्योंकि अभी हाल ही में आपने देखा विक्रमादित्य जी ने मंडी में दौरा किया, आनी में दौरा किया, करसोग में दौरा किया, रामपुर में दौरा किया। तो मैं अगर उस दौरे को कंपेयर करूं तो अनुराग ठाकुर जी की जो आशीर्वाद यात्रा है, उससे सफल हमारा दौरा जो है राजा विक्रमादित्य जी का रहा। तो निश्चित रूप से वो भी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी के चीफ जो अध्यक्ष हैं कुलदीप सिंह राठौर जी, दिन रात जी। काम कर रहे हैं और हर मुद्दे को उठा रहे हैं। उसके बाद हम तो बहुत खुश हैं कि हमें हिमाचल प्रदेश को आज तक ऐसा सह प्रभारी मैंने कभी नहीं देखा। जो आज की डेट में हिमाचल को सह प्रभारी मिले हुए हैं महाराष्ट्र से संजय दत्त जी। तो संजय दत्त जी तो ग्राउंड से जुड़े हुए नेता हैं, जहां भी वो जाते हैं। अभी हाल ही में मंडी आए तो हर जी। छोटे से छोटे कार्यकर्ता से उन्होंने तालमेल बनाए रखा, हर छोटे से छोटे कार्यकर्ता से उन्होंने फीडबैक लिया। तो मैं तो मतलब ये समझता हूँ कि ये हमारा सौभाग्य है कि हमें संजय दत्त जी जैसे सह प्रभारी मिले। तो निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जो है वो 50+ का टारगेट लेके चली हुई है। हम सरकार जो है वो विधानसभा में आने वाले चुनावों में जरूर बनाएंगे। जी, एनके जी, अगर हम बात करें मंडी क्षेत्र की, तो जो पंडित सुखराम जी की फैमिली का जो मंडी क्षेत्र में जो है काफ़ी वर्चस्व रहा है, और इनकी फैमिली कांग्रेस को क्या फ़ायदा पहुँचाएगी या फिर भाजपा को? क्योंकि हम देखें तो अनिल शर्मा जी जो है अभी भाजपा के साथ ही दिख रहे हैं। तो हाँ, ये ज़रूर है कि जो भाजपा उन्हें भाव नहीं दे रही है, लेकिन तो क्या आप देखते हैं कि अगर उनका फ़ायदा जो भाजपा को मिलेगा या फिर कांग्रेस सरकार को, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पंडित सुखराम के परिवार का अपना एक अलग रुतबा है। और जो जहां तक आपने मंडी सदर के भाजपा विधायक अनिल शर्मा की बात की, तो भले ही वो भाजपा के विधायक हैं, पर लेकिन दिल उनका जो है भाजपा से नहीं मिल रहा है।
क्योंकि अक्सर वो भाजपा की मीटिंगों से अपना किनारा करते हैं। अभी मुख्यमंत्री के टूर प्रोग्राम भी होते हैं तो उसमें वो भी अटेंड नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनको घुटन महसूस होती है। इसलिए वो शारीरिक तौर पर भाजपा के साथ हैं, मानसिक तौर पे वो भाजपा के साथ और भाजपा की नीतियों के साथ कतई नहीं है। और वो उनका अपना निर्णय है, वो राजनीति करनी है, वो कांग्रेस पार्टी में आना है तो कांग्रेस पार्टी में भी स्वागत है, बीजेपी में राजनीति करनी है वो तो उनका अपना एक लोकतांत्रिक अधिकार है। तो निश्चित रूप से उसका फायदा जो है वो कांग्रेस पार्टी को मिलेगा। तो उनके जो पुत्र हैं आश्रय शर्मा जी, वो जी। प्रदेश की कार्यकारिणी में है और वो भी अच्छा काम कर रहे हैं और अपनी नीतियों को, कांग्रेस पार्टी की नीतियों को आश्रय शर्मा जी भी जन जन तक पहुंचा रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता जो है फील्ड में उतर चुका है और 2022 में जब कांग्रेस की सरकार जब तक नहीं बनेगी तब तक कांग्रेस कार्यकर्ता चैन से नहीं बैठेगा। जी, एनके जी, अगर आपको अगर पार्टी टिकट देती है तो क्या आप भी 2022 में किसी विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, अभी मैं उस पे कुछ चर्चा नहीं कर सकता हूँ क्योंकि जो मुझे मीडिया प्रभारी की जिम्मेवारी दी है, पहले तो मेरा प्रथम कर्तव्य बनता है कि मैं उस पर खरा उतरूं और मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि जो मुझे पार्टी ने दायित्व सौंपा है, मेरे ऊपर जो विश्वास किया है और मुझे एक जिम्मेवारी, उन्होंने बहुत बड़ी जिम्मेवारी दी है मीडिया प्रभारी के रूप में, तो मैं तो उस पे खरा उतरने की कोशिश करूंगा और कांग्रेस पार्टी की नीतियों को जन जन तक पहुंचाऊंगा। अगर पार्टी मुझे इस योग्य समझेगी तो कम तो कोई भी नहीं है। हमने भी 2003 में विधानसभा का चुनाव लड़ा है, तो चुनाव लड़ने की क्या रणनीति है, क्या प्रक्रिया है, किस रूप में चुनाव लड़ा जाता है, किन किन संगठनों को साथ लेकर चलना पड़ता है, वो सारा अनुभव जो है हमारे पास मौजूद है। पर अभी इस वक्त कहना कि मैं टिकट की दौड़ में हूँ या मुझे विधानसभा का टिकट दिया जाए या मैं चुनाव लड़ने का इच्छुक हूँ, वो कहना उचित नहीं है। पर पार्टी जो भी मुझे जिम्मेवारी सौंपेगी, किसी भी क्षेत्र की सौंपेगी, मैं उस क्षेत्र में कार्य करूंगा और कांग्रेस पार्टी को सत्ता में लाने का पूरा प्रयत्न करेंगे। जी, एनके जी, क्या आपको भी लगता है कि जो हिमाचल में जो विकास है वो सिर्फ मंडी और धर्मपुर में ही हो रहा है, इसके अलावा कहीं और विकास दिखाई नहीं दे रहा? देखिए, जो प्रदेश का मुखिया होता है, मुख्यमंत्री पूरे प्रदेश के होते हैं, तो उनको तो जी। समान नजर से पूरे हिमाचल को देखना चाहिए। वो हमेशा इसी कोशिश में रहते हैं, ये ऊपरली हिमाचल, ये निचला हिमाचल, ये मध्य हिमाचल, ये फलाना हिमाचल। तो उस हिसाब से जो है अगर देखा जाए तो जयराम जी एक मुख्यमंत्री के तौर पे फेल साबित हुए हैं। उन्होंने सिर्फ धर्मपुर और सराज, इसी को ही पूरा हिमाचल समझ रखा है। शायद वो हिमाचल प्रदेश के भौगोलिक स्थिति के बारे में कुछ ज्यादा जानते नहीं होंगे, इसलिए उन्होंने धर्मपुर और सराज को ही सब कुछ समझ लिया है। तो इस दृष्टि से जो है एक मुख्यमंत्री को कार्य नहीं करना चाहिए, उनको तो पूरे प्रदेश की में सेवाएं देनी चाहिए। वो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, ना कि एक विधानसभा क्षेत्र के। एनके जी, जो आने वाले उपचुनाव है उसमें आपकी क्या रणनीति रहेगी और जनता के लिए आपकी कौन-कौन सी सुविधाएं या फिर ऐसी कोई जो आप जनता से कहना चाहेंगे, दर्शकों से हमारे चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे? देखिए, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही जनता के लिए कार्य किया है, जनता के लिए कार्य करेंगे। हम तो जो विधानसभा के चुनाव होंगे, चाहे लोकसभा के उपचुनाव होंगे, उसमें हम जनता से जुड़े हुए ही मुद्दे उठाएंगे। आज की डेट में जैसे कच्चे तेल के दाम अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतने गिर रहे हैं, फिर भी उसका जनता को लाभ क्यों नहीं मिल रहा है। हम तो महंगाई हो, आज गैस सिलेंडर देख लो 1,000 पहुंच गया, जी। सरसों का तेल कहाँ आ गया, सारा। ये तो दो गुजराती जो है इन्होंने ये ही देश को चला रहे हैं। जैसे डायरेक्ट जो है नरेंद्र मोदी जी हैं, अमित शाह जी हैं, वो भी गुजरात के हैं, अडानी और अंबानी भी गुजरात के हैं। तो आप शॉर्ट भाषा में इसको ऐसा कह सकते हैं कि एक गुजराती दूसरे गुजराती को बेच रहा है। और रही हिमाचल की बात, तो हिमाचल में मुद्दे बहुत हैं, महंगाई, बेरोजगारी से लेके, सड़कों से लेके
माननीय मुख्यमंत्री जी को पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस हर चीज पे ध्यान देना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी का जहां तक मेरी नजर में उनको मैं तुलना करूं भारतीय जनता पार्टी की, तो उनका तो सिर्फ इतना का काम है कि वो दूसरे व्यक्ति की आंखें लेके उसको अंधा कर देते हैं, बाद में उसको चश्मा दान में दे देते हैं। आंखें छीन करके वो चश्मा दान में देते हैं। जैसे पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस से करोड़ों रुपए इकट्ठा करेंगे, उसका ही किसान निधि में 2,000 दे के रोना रोएंगे कि हमने किसानों के लिए इतना किया। अरे किसानों के लिए आपने इतना किया तो किसान सड़कों में क्यों है इतने टाइम से? आप उनसे मिलिए, जी। उनसे बात करिए। कभी उनको आप आतंकवादी बोलते हैं, कभी उनको आप खालिस्तानी बोलते हैं। तो इसका जवाब तो चुनावों में हिमाचल प्रदेश की भाजपा की सरकार को भी देना पड़ेगा, क्योंकि हिमाचल भाजपा की सरकार करने की अपनी जो निर्णय की क्षमता है वो माननीय मुख्यमंत्री जी में नजर नहीं आती है। वो केंद्र सरकार के इशारे पर ही हमेशा मुख्यमंत्री नाचते रहते हैं। तो केंद्र सरकार के इशारे पर नाचना मुख्यमंत्री जी भी बंद करो और जनहित में फैसले लेना शुरू करें। जी एनके जी, आपने यहाँ बात की जनहित की, महंगाई की। आप जो आपकी पार्टी जो है विपक्ष के रूप में काम कर रही है, तो विपक्ष का जो है एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा होती है। अगर सरकार कोई निर्णय लेती है या फिर महंगाई हो जाती है, तो विपक्ष की उसमें अहम भूमिका रहती है, आवाज उठाई जाती है। तो आप किस हद तक इस जो महंगाई बढ़ रही है उसमें किस हद तक अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं? देखिए, अभी जैसे जैसे चुनाव नजदीक आएंगे, कांग्रेस पार्टी ने तो हमेशा ही इस मुद्दे को उठाया है, महंगाई को, पेट्रोल, डीजल, रसोई गैस को रोजगार से जोड़ा हुआ है कि रोजगार के साधन बढ़ाइए। बेरोजगारों की दिन प्रतिदिन लंबी फौज हो रही है। अगर रोजगार कार्यालय से आंकड़े इकट्ठे किए जाएं तो आई थिंक 20 लाख के करीब बेरोजगारी के आंकड़े जो है रोजगार कार्यालय दर्शाएगा हिमाचल प्रदेश में। तो जिस जी। प्रदेश में वो 20 लाख अगर वो बेरोजगार बताएंगे, तो 20 लाख वो बेरोजगार हुए जो जिनके नाम रोजगार कार्यालय में दर्ज है। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हैं कि पढ़े लिखे बेरोजगार। उसके अलावा कुछ और भी हैं जिन्होंने रोजगार कार्यालय में नाम नहीं दर्ज कराए हैं, तो उनका आंकड़ा मिला लिया जाए तो बेरोजगारी का तो बहुत बुरा हाल है। तो सरकार को तो अब मुख्यमंत्री को चुना हुआ है, तो जवाब तो आखिर मुख्यमंत्री को देना पड़ेगा। कोई प्रश्न पूछना लोकतांत्रिक अधिकार है, हर नागरिक मुख्यमंत्री जी से प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न पूछना कोई कानूनी जुर्म नहीं है। और मुख्यमंत्री को तो चुनी हुई सरकार है, काम पब्लिक के लिए करना चाहिए और प्रश्नों के उत्तर पब्लिक को देने चाहिए। ये जो दो चार लोगों के बीच में घिरे रहना, इससे तो उचित नहीं है, न जनहित में नहीं है। और मैं खासकर एक मुख्यमंत्री के ध्यान में बार बार बात लाना चाहता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि मुख्यमंत्री इस चीज का मुझे उत्तर दें कि जो आप जगह जगह हेलीपैड बना रहे हैं, उससे पब्लिक जनता को, हिमाचल प्रदेश की जनता को क्या लाभ मिलेगा, ये जरूर बताएं। क्योंकि वो आप अपने लिए बना रहे हैं, ना कि जनता के लिए। तो जनता का जो टैक्स का पैसा है उसको प्रॉपर तरीके से खर्च कीजिए। अपने आय के साधन आप कम की वो बढ़ाएं। किस तरह से आय के साधन बढ़ाने का कोई रास्ता तलाश करें। आपने तो हिमाचल प्रदेश को पता है 66,000 समथिंग करोड़ का कर्जे के तले हिमाचल प्रदेश डूबा हुआ है। तो मुख्यमंत्री जी तो जी। 2% की डीए की घोषणा करेंगे, वो कर्ज के सहारे करेंगे। हर महीने 500 करोड़, 1,000 करोड़ कर्जा लिया जा रहा है। तो आखिर कर्जे पे सरकार कब तक चलेगी? तो मुख्यमंत्री को इस पे भी ध्यान देना चाहिए कि आय के साधन बढ़ाइए, अपनी फिजूल खर्ची कम कीजिए। और अपने मंत्रियों से को भी सलाह दो कि हर मोबाइल कंपनी अगर 250 रुपए का एक एक महीने के लिए कॉल फ्री करती है, तो मंत्री जो है वो टेलीफोन भत्ता 15,000 क्यों ले रहे हैं? उनको क्यों नहीं 250 रुपए में दिया जाता? तो ऐसे बहुत से फिजूल खर्ची हैं जिसको सरकार रोक सकती है। और सरकारी कार्यालयों की गाड़ियों का बहुत बुरा हाल है। मैंने 2 दिन पहले भी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से मुद्दा उठाया था कि कैसे सरकारी गाड़ियों का मिस यूज हो रहा है। उसके जो आपके चैनल ने प्रमुखता से उस खबर को उठाया, मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ। और उम्मीद करता हूँ कि आप आगे भी पब्लिक से जुड़े हुए मुद्दे उठाते रहिए। आप के चैनल की जो तारीफ है काबिल है। जी, शुक्रिया एनके जी। एनके जी, अगर हम देखें तो हाल ही में आपके नेता विक्रमादित्य सिंह जी का एक बयान आया है जिसमें उन्होंने किसान नेता राकेश टिकैत जी को अराजक तक कह दिया।
तो क्या आप में और भाजपा में क्या कोई फ़र्क है? क्योंकि आप एक ओर आप कह रहे हैं कि आप किसानों के साथ हैं, तो लेकिन जहाँ तक हम देखते हैं राकेश टिकैत जी भी किसानों के हक की ही बात कर रहे हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी मैंने शुरू के संबोधन में भी आपको कहा किसानों के साथ ही खड़ी है, किसानों के साथ खड़ी भी रहेगी। और जहाँ तक प्रदेश के बागवानों, किसानों की बात है, तो हिमाचल प्रदेश के किसान बागवान इतने सक्षम हैं कि वो अपना आवाज खुद उठा सकें, और कांग्रेस पार्टी तो उनके साथ खड़ी रहेगी। बाकी जहाँ तक राकेश टिकैत जी का प्रश्न है, वो अपनी अलग तरह से काम कर रहे हैं, करते रहेंगे। वो कोई राजनीतिक संगठन तो है नहीं। राजनीतिक पार्टी ने जो है वो अपने अधिकार के क्षेत्र में जो चीज आती है उसके अनुसार ही कार्य करना है। राकेश टिकैत जी का अपना अलग तरीका है काम करने का, कांग्रेस पार्टी अपने तरीके से अलग काम करेगी। और लेकिन कांग्रेस पार्टी का जो किसानों के प्रति आदर, सम्मान, मान है, वो वैसा ही रहेगा। और हमारे सेंट्रल लीडरशिप ने तो क्लियर किया हुआ है कि जैसे ही भारतवर्ष में कांग्रेस पार्टी की सरकार सरकार सत्तासीन होगी, सबसे पहली कलम जो है 3 कृषि कानून, जो काले कानून है, इनको रद्द करने के लिए ही चलेगी। ये तो हमारे हाईकमान ने स्पष्ट रूप से राहुल गांधी जी ने कह दिया हुआ है कि जैसे ही सरकार कांग्रेस की बनेगी, उसी टाइम तीनों काले कृषि कानून जो है तुरंत रद्द किए जाएंगे। इसीलिए कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता किसानों के साथ खड़ा है। जय जवान जय किसान हमारा एक नारा है। किसान कड़ी मेहनत करके काम कर रहे हैं, हम तभी तो शहर में बैठ के अनाज ले रहे हैं। तो किसानों का तो मान सम्मान करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी को भी उनकी मांगों को मान लेना चाहिए, जो भी उनकी मांगे हैं उस अनुसार ही चलना चाहिए। जी, एनके जी। एनके जी, हिमाचल अभी तक के साथ इस खास एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद। आपने सभी प्रश्नों का बेबाकी से जवाब दिया। हम आपका धन्यवाद करते हैं और हिमाचल अभी तक की तरफ से आपको वो कांग्रेस पार्टी को हार्दिक बधाई भी देते हैं। आप प्रदेश के लोगों की निस्वार्थ होकर सेवा करें और हमेशा विकास के पथ पर आगे बढ़ता रहे हिमाचल प्रदेश, यही उम्मीद है। और तमाम दर्शकों का भी धन्यवाद। आपसे फिर मुलाकात होगी किसी नए चेहरे के साथ। तब तक देखते रहिए हिमाचल अभी तक। धन्यवाद। धन्यवाद सुटी।